वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में कुछ नए सेक्शंस को पढ़ा था और देखा था। अब हम लोग कुछ और सेक्शंस को देखते हैं और कुछ आगे की बात करते हैं। अब हम इस सेशन में, ये सेशन मेरा थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन इस सेशन में हम जो भी बात करेंगे वो बातें अब एक एक नॉर्मल बातें होंगी, या ऐसा कह लीजिए कि बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं होगी। ऐसी बात नहीं होगी कि समझ में ना आए। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बैच में जो कि समझ में ना आए, क्योंकि मैंने जो भी बताया है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया है। ठीक। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट, ये मैंने आपको बताया था। एक ऐसा डिडक्शन है, जस्ट अ मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमने आपको सेक्शन 197 बताया था, और ये तब बताया था जब हमने ऑनलाइन फाइलिंग फॉर्म 26Q की जब हम बता रहे थे। उसके ऊपर हम लोग वापस एक बार आएंगे। पहले एक बार ये जरा थ्योरेटिकल टॉपिक्स फिनिश हो जाए। वहां पर एक टेबल था, एक लास्ट में कॉलम था जहां पर आपको सेलेक्ट करना होता था कि क्या कोई ऐसा रीजन है जहां पर आपका टीडीएस का रेट ज्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है या नॉन डिडक्शन हो सकता है। तो वहां पर एक था कि आपके पास असेसिंग ऑफिसर से कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि सेक्शन 197 में इशू किया गया है। ये ऐसा सर्टिफिकेट किनके पास होता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। ऐसा सर्टिफिकेट देता कौन है सेक्शन 197 का? ऐसा सर्टिफिकेट देता है असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? जिसका टैन कार्ड, जिसका हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है। जब मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ टैन कार्ड बताया था, तो ये बताया था कि आपको अपना एओ कैसे ढूंढना है। जहां पर ये आया था LKNWT1 ऐसा करके आया था, जहां पर 4 अधिकारी थे लखनऊ में। एक TDS 1 था, एक TDS 2 था और 2 शायद असिस्टेंट कमिश्नर थे, जिसमें एक ITO 1 था और एक TDS 1 और TDS 2 का अधिकारी था। ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर, या तो कोई ITO हो सकता है, या फिर कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कोई भी हो सकता है। PCIT, PPPIT। ठीक हो गई बात। ये हमारा असिस्टिंग ऑफिसर हो सकता है। अब जिसके जुरिस्डिक्शन में आपका टैन कार्ड रजिस्टर होगा, वही आपका असेसिंग ऑफिसर होगा, वही निर्धारित ऑफिसर होगा। ठीक है। उसका काम क्या होगा? अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वही आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। अब मान लीजिए कि आप TDS काटने गए किसी एक पार्टी का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कृधा लीगल स्टार ने कोई सर्विस दी आकाश मेहरोत्रा को, लेकिन आकाश मेहरोत्रा के पास एक सर्टिफिकेट था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 197 में। या चलिए हम एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसा एग्जांपल लेना तो आपको लगेगा बड़ा अटपटी बात है। इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे दे देगा सी आकाश मेहरोत्रा को ऐसा सर्टिफिकेट? मैं आपको एक अलग बात बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक ट्रस्ट है जिसका काम है कि समाज का कल्याण करना। उसका काम है भूखे को खाना खिलाना, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़े देना, जिन बच्चों के पास शिक्षा नहीं है उनको शिक्षा देना, और वगैरह वगैरह। उनकी एक एफडी चल रही है। कहां पर? बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो भाई सीधा सा रूल है कि जिसका भी इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा का होगा उसका टीडीएस काट लेंगे, उसका टीडीएस काट लेंगे। ठीक हो गई बात। अब आप कहेंगे ट्रस्ट के पास एफडी कैसे आई? मान लो ट्रस्ट को 1 करोड़ का डोनेशन आया था पूरे साल में, और ट्रस्ट ने सिर्फ 90 लाख रुपए खर्चा किया। 10 लाख रुपए उसने क्या किया? एफडी करवा दिया। और एफडी इसलिए करवा दिया ताकि भविष्य में कभी काम पड़ सकता है तो पैसा निकाल के काम कर लेंगे, इसलिए एफडी करवा दिया। और बैंक ने 10 लाख पर 8% यानी कि 80,000 रुपए का इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन बैंक ने सिर्फ 72,000 रुपीज दिए। उसने कहा 10% के रेट से 8,000 का हम टीडीएस काटेंगे। 10 लाख पर 8% का इंटरेस्ट था, मतलब 80,000 रुपए, जिसमें 10% टीडीएस काट लिया, मतलब 72,000 रुपीज का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया अकाउंट में, और 8,000 का टीडीएस काट लिया। बोला टीडीएस काट लिया। ट्रस्ट ने कहा बड़ी बुरी बात है,
मेरा तो उद्देश्य है समाज का कल्याण करना, तुमने मेरा टीडीएस काट लिया। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि मैं रिटर्न फाइल करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई टैक्स भी नहीं आता है, क्योंकि मैं ट्रस्ट हूँ और ट्रस्ट का मतलब ये होता है समाज का कल्याण करना। लेकिन बैंक, तुमने मेरा टीडीएस काट लिया, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। क्यों मेरा टीडीएस काटा बताओ? ये तो पैसा जनता का है, ये तो पैसा समाज कल्याण के लिए है। तुमने इस पैसे की एफडी पर इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट पे टीडीएस काट लिया। बताओ, 80,000 मिलता, अब मुझे कम मिला 8,000। अब मैं अपना रिटर्न फाइल करूं तब मैं रिफंड क्लेम करूं 1 साल के बाद। ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, लेकिन सबूत क्या है कि मैं तुम्हारा टीडीएस ना काटूं? सबूत बताओ। अब जैसे ही कहा सबूत बताओ, तो ट्रस्ट सोच में पड़ गई। ट्रस्ट ने कहा बात तो सही है, सबूत इनको देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ने कहा कि सबूत ये है कि आप हमसे आकर के ट्रस्ट को ऐसा बोला कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना टीडीएस ना कटवाएं, तो आप हमसे लोअर डिडक्शन का एक टीडीएस सर्टिफिकेट ले लीजिए, जहां पर हम ये लिख देंगे कि भाई इनका कोई टीडीएस ना काटा जाए। आप ये जाकर के अपनी सभी बैंकों को दे दीजिए, बैंक सारी अपडेट हो जाएंगी और बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेंगी। ये बात बैंक को भी समझ में आई। बैंक ने बोला भाई तुम अपने असेसिंग ऑफिसर से लिखवा के लाओ, सेक्शन 197 में वो जब सर्टिफिकेट देगा तभी हम मानेंगे। हम ऐसे नहीं मानते कि आप ट्रस्ट हो, तुम आपका ट्रस्ट का टीडीएस ना काटें, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कभी कदार कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रेट कुछ और होता है और टीडीएस किसी और रेट से कट रहा होता है। हो सकता है उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो जिस वजह से ना काटा। अच्छा, एक मजे की बात, 15G और 15H। 15G तब लगता है जब आप नॉन सीनियर सिटीजन होते हैं, मतलब आपकी एज 18 से ज्यादा और 60 से कम होती है। 15H तब लगता है जब आपकी एज 60 साल से ज्यादा होती है। तो बैंक के पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए अपना 15G और एच लेकर के, तो बैंक उसका भी टीडीएस नहीं काटता है। यानी एक ऑप्शन तो ये हो गया कि 197 का सर्टिफिकेट होगा, और दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि 194H 1 कि 15H 15G होगा। 15H में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पूरे साल की टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी, और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो आप यानी कि इंटरेस्ट को भी मिला दीजिए और बाकी के सारी सोर्सेस को भी मिला दीजिए, सब कुछ मिला करके 2.5 लाख और 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख 15H के लिए, 2.5 लाख 15G के लिए और 3 लाख 15H के लिए। अगर इससे ज्यादा नहीं है तो 15G और H ले आइए, हम आपका टीडीएस नहीं काटेंगे, हम आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक हो गई बात? लेकिन यहाँ पर अब बात आई कि 197 में ये असेसिंग ऑफिसर से लेना पड़ेगा सेक्शन 197 का। इसके लिए हम असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करेंगे और इसका सर्टिफिकेट लेंगे। अब असेसिंग ऑफिसर किन किन सेक्शन में दे सकता है पहले ये समझ लीजिए। सेक्शन 192 सैलरी, सेक्शन 193 इंटरेस्ट, सेक्शन 194 डिविडेंड, 194 ए इंटरेस्ट, सेक्शन 194 एच हमने पढ़ा एक कमीशन का, 194 आई रेंट का, जे प्रोफेशनल टेक्निकल फीस का, 194 के म्यूचुअल फंड्स की यूनिट का, एल ए कॉम्पनसेशन वॉलंटरी मैंडेटरी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लैंड, एल ए था। फिर 194 एम, 194 ए भी पढ़ा हुआ है, ओ भी पढ़ा है आपका, ठीक है। 194 सी किसका था? कॉन्ट्रैक्ट का था। ऐसे ही 194 जी और डी भी आपने पढ़ा है। ये सारे सेक्शन में अगर कोई एप्लीकेशन लेकर के आता है और वो ये बोलता है कि भाई मेरा टीडीएस कम काटो, और उसकी ये उसकी ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर ये टीडीएस नहीं करता है, फिर ये टीडीएस नहीं करता है। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो जाता है इस बात से कि टोटल इनकम ऑफ द रेसिपिएंट जस्टिफाई करती है डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट लोअर रेट, ठीक है, कि उसका लोअर रेट से टीडीएस कटना चाहिए या कोई टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो फिर वो दे सकता है। यानी कि ट्रस्ट, भाई ट्रस्ट का टैक्स है 0, आप उसका फर्जी में टीडीएस काटे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, अननेसेसरी की कंप्लेंसेस होंगी और कुछ नहीं होगा। तो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, और वो सर्टिफिकेट तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो खुद इसको कैंसिल ना कर दे। मतलब एक बार ले लिया, जिंदगी भर के लिए एप्लीकेबल है, जब तक वो कैंसिल ना कर दे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक हो गई बात? बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोलो, बोलो। अब आया वो वाला सेक्शन, सेक्शन 197 ए, जिसमें कहा टीडीएस कटेगा ही नहीं, टीडीएस कटेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कब? लेकिन कब ये समझ लेते हैं। लेकिन कब? जबकि पिछले पूरे साल में
लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अब कोई बच्चा गलती से ये ना सोच ले कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ओल्ड रिजीम में 5 लाख की है, न्यू रिजीम में 7 लाख की है। गलती से ऐसा मत सोचिए। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए वो 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जो 80 साल से ज्यादा के होते हैं। ये बात हुई ओल्ड रिजीम की। और न्यू रिजीम में ये 3 लाख है सभी के लिए। 3 लाख रुपए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है सभी के लिए। ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैसा है वो नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट से आना चाहिए। ये एनएसएस अकाउंट कहाँ का होता है? पोस्ट ऑफिस में ज्यादातर ये अकाउंट खुलते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम का। वहां से आपने कोई डिविडेंड मिल गया या फिर कोई और सम मिल गया, वो पैसा आप टीडीएस नहीं काटा जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम आती है। ठीक हो गई बात। ये सेक्शन भी रेजिडेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, नॉन रेजिडेंट पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक हो गई बात। ये सेक्शन भी रेजिडेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो इनका टीडीएस एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा बस। डिक्लेरेशन ले लेते हैं हम लोग, 15 GH में आ जाता है। ठीक है। तो डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। और उनका टीडीएस कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। यानी कि जितना पैसा उनका बना उतना दे दो, टीडीएस मत काटो। बताओ, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसी तरह से कुछ प्रोविजंस आए हैं सेक्शन 192A के लिए, 193 के लिए, 194A इंटरेस्ट के लिए, 194D, 194DA ये सब कमीशन ऑफ इंश्योरेंस कमीशन था, 194I रेंट का था, 194K म्यूचुअल यूनिट्स का था। इन सेक्शंस में भी ऐसा हो सकता है कि टीडीएस ना काटे, लेकिन अदर देन कंपनीज और फर्म्स, यानी कंपनीज और फर्म्स का तो मैंडेटरीली कटेगा। लेकिन अगर आप अदर देन कंपनी फर्म है, मतलब सोसाइटी की, ट्रस्ट है, इंडिविजुअल है, तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, आपका टीडीएस का रेट नील हो जाएगा। लेकिन बस कुछ वही शर्तें क्या है कि एक डिक्लेरेशन आपको देना है। ठीक है। एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा इन राइटिंग कि भाई मेरा टीडीएस मत काटो। ठीक हो गई बात। क्योंकि मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम पूरे साल में ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, नील है ऐसा समझिए। ठीक है। कोई और इनकम नहीं है, मेरी छोटी मोटी कमाई है, मेरा टीडीएस मत काटो। ठीक हो गई बात। ठीक हो गई बात। चलिए, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, अब यही सब बातों का रिपीटिशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। यही सब बातों का रिपीटिशन और कुछ भी नहीं। चलिए, चलिए, ये तो डेट वाली बात है, आपको बता चुके हैं। 30 जून का रिटर्न 31 जुलाई को जाएगा, 30 सितंबर का 31 अक्टूबर को जाएगा, 31 दिसंबर का 31 जनवरी को जाएगा, 31 मार्च का 31 मई को जाएगा। ये लास्ट में डेट, लास्ट वाले मंथ में 2 महीने की डेट कर दी गई। ठीक है। एक फॉर्म 26 क्यू जाएगा, एक फॉर्म 24 क्यू जाएगा। सेक्शन 192 के हिसाब से 24 क्यू जाता है। सेक्शन 192 होता है सैलरी का, इसलिए यहाँ पर 24 क्यू जाता है, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अगले आने वाले 2-3 लेक्चर में इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सेक्शन 24 6 क्यू ऑल अदर एसएससी सबका जाता है। ठीक हो गई बात। ठीक हो गई बात। ठीक है। और फॉर्म 27 क्यू जाता है नॉन रेजिडेंट के लिए। फॉर्म 27 क्यू जाता है नॉन रेजिडेंट के लिए। बेसिकली 4 फॉर्म ही होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। फॉर्म 24 क्यू, फॉर्म 26 क्यू, फॉर्म 27 क्यू और फॉर्म 26 क्यू बी, जिसमें से हमने 2 फॉर्म आपको करवा दिए हैं। 26 क्यू बी करवा दिया है, 26 क्यू बी भी करवा दिया है। 24 और 27 क्यू बताना है। 27 क्यू एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस का टॉपिक है, जिसके अंदर तक हमें जाना पड़ेगा, इसलिए हम रुके हुए हैं। ठीक हो गई बात, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट का सेक्शन है। चलिए, और क्या बात है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। करेक्शन वरेक्शन की बात है। ठीक है। ये यहाँ पर बता दिया 200 रुपए पर डे की लेट फीस पड़ेगी अगर आपने सही से नहीं जमा किया टैक्स, अगर आपने डिले इन रिटर्न फाइलिंग किया तो। ठीक हो गई बात। इसका यहाँ पर एक सेक्शन प्रिस्क्राइब्ड है। चलिए, यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट बता दिया।
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट का हम लोग पॉज ले रहे हैं बस, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब एक बात और समझ लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये बताई थी कि आपने अगर आपने अगर टीडीएस को डिडक्ट करना था और पे करना था, और आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी सिंपल सी, कि अगर आपसे टीडीएस के डिपॉजिट में कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो 1.5% के रेट से टीडीएस कटेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? लेकिन एक बात अब इसमें और आकर के जुड़ जाएगी, बल्कि दो बातें और जुड़ जाएंगी जो कि एडिशन है, ये भी आपको समझना चाहिए कि 1.5% रेट तो कभी कभी होगा, लेकिन कभी कभी ये 1% और अ पार्ट ऑफ मंथ भी हो जाएगा। कब हो जाएगा? एक सिंपल सी बात समझिए कि दो गलतियां हो सकती हैं आपसे। एक गलती तो ये हो सकती है कि आपसे टीडीएस डिडक्ट ही नहीं हुआ, आप टीडीएस डिडक्ट करना ही भूल गए। एक गलती तो ये हो सकती है। दूसरी गलती ये हो सकती है कि आपने टीडीएस तो डिडक्ट किया, लेकिन आप टीडीएस डिपॉजिट करना भूल गए। आप टीडीएस डिपॉजिट करना भूल गए। आप जरा मुझे दोनों में से बताइए, कौन सी गलती ज्यादा संगीन है? मतलब दोनों अपराधों में से कौन सा ज्यादा बड़ा अपराध है? एक तो ये कि आप टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, और दूसरा वो कर तो लिया लेकिन जमा ही नहीं करवाया। कौन सा ज्यादा बड़ा संगीन अपराध है दोनों अपराधों में से? जरा हमें ये बता दीजिए एक बार, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, दोनों में से बड़ा अपराध इनकम टैक्स की नजर में कौन सा हो सकता है? एक तो टीडीएस काटा ही नहीं, अभी हम लोग रिटर्न फाइलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स जमा कराने की बात कर रहे हैं, टैक्स को काट करके जमा कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग में अगर आप डिले करेंगे तो 200 रुपए की लेट फीस आएगी पर डे की। यहाँ तो सिर्फ टैक्स को जमा कराने की बात हो रही है। तो दोनों में से कौन सी बात? टीडीएस जमा नहीं किया, बिल्कुल सही। टीडीएस जमा नहीं किया, बिल्कुल सही। आपने काट के रख लिया अपने पास, 5 महीने तक जमा नहीं किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये तो बड़ा अपराध है, आपने जानबूझ के किया ऐसा, तो इसलिए आपके ऊपर 1.5% की पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन अगर मान लो उसने डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट करना भूल गया और बाद में डिडक्ट किया, लेकिन करना उसी डेट से है, तो फिर 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ की रेट से टीडीएस कटेगा। डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट नहीं किया, टैक्स ना काटा ना लिया ना जमा कराया, तो फिर 1% की रेट से आपका टीडीएस कटेगा। सिंपल इंटरेस्ट 1% और अ पार्ट ऑफ। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? चलिए, ये एग्जाम्पल के जरिए समझाया हुआ है, आप समझते रहिएगा। बुक मैंने शेयर कर दी है, ठीक है? ठीक है। चलिए, एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, जो पहले एक बार डाउट में आ चुकी थी, ये बात यहाँ पर लिखी हुई दिख गई है। ये लिखा हुआ है नो ऑर्डर। सेक्शन की शुरुआत है नो ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता एसएससी इन डिफॉल्ट का। कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता एसएससी इन डिफॉल्ट का। किस चीज के लिए? फेलियर टू डिडक्ट द टैक्स,
ठीक है। फेलियर टू डिडक्ट द टैक्स, अगर 7 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बीत चुके हैं, 7 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल बीत चुके हैं, मान लीजिए 31/3/2023 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो यहां से 7 साल जोड़ लीजिए, 31/3/2030, यानी कि 31/3/2030 के बाद आपको कोई नोटिस नहीं भेज सकता, कोई ऑर्डर भी नहीं कर सकता इवन किसी प्रकार का कि आप एसएससी इन डिफॉल्ट है। 7 ईयर्स का यहाँ पर टाइम लिमिटेशन। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। और क्या लिखा है, 2 years from the end of the financial year in which correction statement is delivered, whichever is later, whichever is later, मतलब जिस दिन आपने करेक्शन किया उस दिन से 2 साल जोड़ लीजिए, और जो ओरिजिनल ईयर का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था उस दिन से 7 साल जोड़ लीजिए। दोनों में से जो विचेवर इज लेटर होगा, जो बाद का दिन होगा, वहां तक तो आप नोटिस भेज सकते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बना सकते। एसएससी इन डिफॉल्ट बनाते क्यों है, या तो आपने कम रेट से टीडीएस काटा तो बताएंगे, फिर आपने टीडीएस काटा लेकिन जमा नहीं कराया तो बताएंगे, इंटरेस्ट की पेनल्टी, लेट फीस की पेनल्टी, इसीलिए आपको एसएससी डिफॉल्ट बनाया जाता है। कुल मिलाकर बात ये कह रहा है कि नोटिस आप कब भेज सकते हैं, नोटिस आप भेज सकते हैं 7 सालों में फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द करेक्शन स्टेटमेंट फाइल, विच एवर इज लेटर, जो दोनों में से बाद में आएगा, वहां तक। ठीक हो गई बात। किस लिए, या तो आपने डिडक्ट नहीं किया, या आपने पे नहीं किया, या आपने डिडक्ट तो किया लेकिन पे नहीं किया, तीनों में से कोई भी होगा, आपको एसएससी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता। ठीक हो गई बात। चलिए चलिए चलिए, यहां तक की बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।